गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से अलग अलग एग्जाम्स के लिए रेगुलर करंट अफेयर्स वन लाइनर की फॉर्म में आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं और वीकेंड पर इसका फ्री पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम पोस्ट में डाल देता हूं, तो आप वहां पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसके अलावा जो लोग जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी हम लगातार स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और रेगुलर स्टडी मटेरियल चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि आज कौन कौन से करंट अफेयर्स हमारे चर्चा में रहे। लद्दाख ने कार्बन उत्सर्जन से मुक्त होने की राह में कदम बढ़ा दिए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम यानी एनटीपीसी के सहयोग से लेह में देश की पहली हाइड्रोजन बस का ट्रायल आरंभ हो गया है। तो देखिए, सीधे आपसे पहला प्रश्न यही बनेगा कि हाल ही में देश की पहली हाइड्रोजन बस का ट्रायल कहां पर किया गया? तो लेह में किया गया है। किसके सहयोग से? एनटीपीसी के सहयोग से। ट्रायल सफल रहता है तो लद्दाख को पूरी तरह हाइड्रोजन बसों पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2027 तक लद्दाख को कार्बन मुक्त या कार्बन न्यूट्रल बनाने की लक्ष्य रखा था। उसके बाद से इस पर काम चल रहा है, तो बहुत अच्छा एक स्टेप है। हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी आपको पता है ग्रीन टेक्नोलॉजी है और अर्बन ग्रीन मोबिलिटी के लिए यानी ग्रीन इकोनॉमी के लिए काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेहिकुलर पॉल्यूशन जो हमारे यहाँ गाड़ियों से निकलने वाला उत्सर्जन है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वातावरण को खराब कर रहा है। और दुनिया की आपको पता ही होगा बहुत सारी जो सबसे पॉल्यूटेड सिटी हैं, सबसे प्रदूषित सिटी हैं, वो भारत में ही स्थित हैं और भी देशों में है, लेकिन इंडिया में भी काफी सिटीज हैं। अगर बात करें देखिए लद्दाख की, तो लद्दाख में अभी 1 या 2 दिन पहले चर्चा में था, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड बनाने जा रहा है। इससे पहले भी लद्दाख में ही है, उमलिंग ला में, ठीक है। लेकिन अब जो नई रोड बन रही है उसका नाम है लिकारु मिगला फुकचे। ये दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड होगी जो इंडिया में पहले से ही स्थित है। उमलिंग ला में जो रोड है उससे लगभग ये 364 फीट और ऊंची होगी, ठीक है। तो काफी बड़ी एक उपलब्धि है। इसके अलावा अगर बात करें लद्दाख में हाल ही में एक प्रोडक्ट को यहाँ के जीआई टैग मिला है, वो भी याद रखिएगा, वुड कार्विंग्स ऑफ लद्दाख, यानी लकड़ियों पर नक्काशी की जाती है। यहाँ पर आपने देखा होगा उनके मकानों वगैरह में भी रहती है बाहर से, क्योंकि यहाँ पर वुड के मकान ही काफी आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो जो वुड कार्विंग है लद्दाख की, उसको जीआई टैग अभी हाल ही में मिला है। यहाँ पर अभी आई थिंक जून में एक बहुत इंपॉर्टेंट उत्सव मनाया जाता है, हेमिस महोत्सव, क्योंकि यहाँ पर हेमिस मोनेस्ट्री या हेमिस मठ लद्दाख में ही स्थित है। एक आपका ये फैक्ट हो गया। भारत का जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है एरिया के हिसाब से और सबसे ऊंचा जो नेशनल पार्क है वो है हेमिस नेशनल पार्क, वो भी यूनियन टेरिटरी लद्दाख में ही स्थित है। देखिए याद रखिएगा, सबसे ऊंचा भी हेमिस ही है और सबसे बड़ा भी हेमिस ही है। क्यों फेमस है? ये स्नो लेपर्ड के लिए फेमस है, हिम तेंदुए के लिए फेमस है, ठीक है। तो इस वजह से लद्दाख अभी हाल ही में काफी चर्चा में था। आगे चलते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2023 के संशोधित बजट अनुमानों के आधार पर यानी रिवाइज्ड बजट एस्टिमेट्स जो होते हैं, एक विदेशी ब्रोकरेज फर्म द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में, तो अभी एक प्राइवेट फर्म ने रिपोर्ट जारी की थी। महाराष्ट्र ने समग्र वित्तीय स्वास्थ्य में यानी जो ओवरऑल एक आपकी फाइनेंशियल हेल्थ है उसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो महाराष्ट्र का जो फाइनेंशियल एक तरह से हम कह सकते हैं पॉलिसीज है वो काफी अच्छी हैं और उन्होंने फाइनेंशियल हेल्थ में राज्य की काफी इस समय मजबूत है। तो याद रखिएगा रैंक 1 महाराष्ट्र की है। इसके अलावा गोवा सरकार ने काफी इंपॉर्टेंट स्कीम अभी लॉन्च की है। गोवा सरकार ने राज्य भर में सरकारी सेवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी प्रदान करने और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सशक्तिकरण यानी डिजिटल एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रमुख योजना ग्रामीण मित्र शुरू की है। तो उसको याद रखिएगा, ग्रामीण मित्र योजना सीधे पूछेगा किसने शुरू की है? गोवा सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इससे पहले परसों हमने एक योजना पढ़ी थी अन्नपूर्णा अन्न पैकेट योजना, वो किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो 10.4 मिलियन लोगों को खाद्यान्न उत्पन्न कराने के लिए, फूड उत्पन्न कराने के उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा अन्नपूर्णा अन्न पैकेट योजना शुरू की गई है। इसके अलावा गोवा सरकार, आपको पता है 2 से 3 दिन पहले हमने एक चीज डिस्कस की थी, आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की सेवा देने वाला गोवा या मुफ्त सेवा देने वाला गोवा भारत का पहला राज्य बनने जा रहा है। मैंने आपको बताया था बहुत महंगी ये सेवा होती है, 2 से 3 लाख का इसमें खर्चा है। जो मां नहीं बन पाती स्त्रियां, उनके लिए बहुत बड़ा ये कि मील का पत्थर साबित होगा। गोवा क्यों और वजह से चर्चा में रहता है? क्योंकि गोवा भारत का एकमात्र राज्य है जहां पर समान नागरिक संहिता लागू है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। कौन से आर्टिकल में है? अनुच्छेद 44 में इसकी बात की जाती है। संविधान के नीति निदेशक तत्वों का यह भाग है जो हमने आयरलैंड से लिए हैं और भाग 4 में ये स्थित है, अनुच्छेद 36 से 51 तक। इसके अलावा बात करें जो 37वें राष्ट्रीय खेल होने वाले हैं
ठीक है, 37वें या 37th नेशनल गेम्स वो आपके गोवा में ही आयोजित किए जाएंगे। शुभांकर का क्या नाम है या मैस्कॉट कौन है? मोगा, ये याद रखिएगा। इसके अलावा बात करें, गोवा पूछ लेता है। फिर अगर इतिहास से कभी कभी प्रश्न बनता है कि बीजापुर के सुल्तान से गोवा को कब जीता गया था, तो सन 1510 में। किसने जीता था? पुर्तगाली एक गवर्नर हुआ करता था, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर के सुल्तान से गोवा जीता था, और बाद में काफी समय तक उनका ये हेडक्वार्टर भी बना रहा। तो ये सब आपके गोवा से संबंधित फैक्ट्स हैं। हाँ, गोवा पहले पुर्तगाली कॉलोनी था, सबको पता है, पुर्तगाली उपनिवेश था। गोवा को भारत में कब मिलाया गया? 1961 में गोवा को भारत में मिलिट्री एक्शन के द्वारा मिलाया गया, लेकिन तब तक इसे फुल फ्लेज्ड स्टेट का दर्जा नहीं दिया गया था। इसको कंप्लीट स्टेट का दर्जा कब दिया गया है? 1987 में। ठीक है, 1987 में इसे संपूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है। एरिया के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा ही है। इसके अलावा भी हाल ही में जैसे लद्दाख में आपका हेमिस महोत्सव हुआ था, इसी तरह गोवा में भी एक जून में महोत्सव हुआ था, चिकलकालो फेस्टिवल। ठीक है, चिकलकालो फेस्टिवल याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, गोवा में आयोजित किया जाता है। इसके अलावा गोवा में एक बहुत इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है, लगातार एग्जाम्स में पूछता रहता है। गोवा में एक रिवर बहती है, मंडोवी रिवर। ठीक है, या इसको महादेवी रिवर भी कहीं कहीं बोला जाता है, तो मंडोवी भी याद रखिएगा, महादेवी भी याद रखिएगा। जिसके ऊपर एक वाटरफॉल बनता है, दूध सागर वाटरफॉल। ठीक है, याद रखिएगा, दूध सागर वाटरफॉल। ये काफी शानदार लगता है देखने में, 4 लेयर का वाटरफॉल है, 4 लेयर का, तो काफी बड़ा वाटरफॉल ये लगता है। याद रखिएगा, दूध सागर वाटरफॉल गोवा में स्थित है, मंडोवी रिवर के ऊपर। बात करेगा जीआई टैग की, भी हाल ही में हार्डली आपके 2 या 3 अगस्त को गोवा के एक आम को आपका जीआई टैग दिया गया है, और एक इसकी ब्रेड को जीआई टैग दिया गया है। आम का क्या नाम है, मैं नाम बता देता हूं, गोवा का मनकुराद मैंगो। ठीक है, मनकुरद मैंगो को आपका यहाँ के जीआई टैग मिला है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा गोवा की एक ब्रेड होती है, ठीक है, डिश होती है गोवा बेबिंका। ठीक है, तो हो सकता है आपसे बेबिंका सीधे पूछ ले। इसको बोला जाता है कि जो गोवा की मिठाइयां हैं उसकी क्वीन है ये, तो बहुत इंपॉर्टेंट है गोवा के कल्चर में, तो इसको अभी जीआई टैग मिला है। तो 2 गोवा के प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है, गोवा का मनकुराड मैंगो और गोवा का बेबिंका जो डिश है, स्वीट डिश, उसको। आगे चलते हैं। तो ये कल एक ऐप लॉन्च की गई थी, काफी चर्चा में है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, MOES के तहत भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, इनकॉइस इसको बोला जाता है, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, एक नया मोबाइल एप्लीकेशन समुद्र लेकर आया है, जो समुद्र से संबंधित सभी सेवाओं पर व्यापक जानकारी प्रदान करता है, जो नाविकों और मछली पकड़ने वाले समुदाय दोनों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। ठीक है, तो समुद्र अगर आप देखेंगे, समुद्र की फुल फॉर्म भी देखिए है, जो ऐप लॉन्च किया गया है, स्मार्ट एक्सेस टू मरीन यूजर्स फॉर ओशियन डेटा रिसोर्सेज एंड एडवाइजरीज। इसके अलावा देखिए, अभी मैंने आपको बताया था 1 से 2 दिन, कल हमने डिस्कस किया था कि सेंट्रल वाटर कमीशन, जो केंद्रीय जल आयोग है, उसने कौन सी ऐप लॉन्च की है? फ्लड वॉच मोबाइल ऐप। फ्लड मतलब जो आपका बाढ़ से संबंधित लाइव डेटा है, रियल टाइम डेटा है, वो उसमें आपको प्रदर्शित किया जाएगा, जो कहीं ना कहीं एक रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन के लिए काफी हेल्पफुल साबित होगा। तो ये भी याद रखिएगा, सेंट्रल वाटर कमीशन के द्वारा फ्लड वॉच मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। आगे इसके अलावा एक और ऐप चर्चा में था, जो हमने डिस्कस किया था, कौन सा? उल्लास ऐप। उल्लास ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा उल्लास ऐप लॉन्च किया गया था। और फुल फॉर्म क्या थी उल्लास की? अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन द सोसाइटी। आगे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए यूपी स्पेशल का प्रश्न है। यूपी का कन्नौज ई ऑफिस अपनाने वाला राज्य का पहला जिला बन गया है। तो ई ऑफिस क्या है? बेसिकली ये एक नया डिजिटल गेटवे है, जो फाइलों और दस्तावेजों को मैनुअल रूप से संभालने में कटौती करता है। मतलब डिजिटलीकरण एक तरह से, या हम कह सकते हैं डिजिटलीकरण की तरफ ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। ई ऑफिस राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना, जो नेशनल ई गवर्नेंस प्लान है सरकार का, उसके तहत एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है, यानी इसको काफी तेजी से मिशन के फॉर्मेट में पूरा किया जाएगा। तो याद रखिएगा, कन्नौज को और किस नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में? नगर महोदय श्री के नाम से इसको जाना जाता था। हर्षवर्धन जो राजा था पुष्यभूति वंश का, उसकी ये राजधानी हुआ करता था। इसके अलावा बात करें, कन्नौज को वर्तमान में किस चीज के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है? इत्र वगैरह के लिए या परफ्यूम वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत इसको जाना जाता है। आगे स्टॉक ब्रेकिंग स्टार्टअप जीरोधा। तो देखिए बहुत सारे जो स्टॉक ब्रेकिंग ऐप है आपने देखा होगा, जैसे आपका जीरोधा हो गया, अप स्टॉक्स है, इसके अलावा आपका ग्रो ऐप है, जो टीवी में ऐड आते रहते हैं, आपने देखा होगा। तो उसी की तरह जीरोधा को प्लेटफॉर्म को अपना परिसंपत्ति प्रबंधन व्यवसाय शुरू करने के लिए बाजार नियामक, भारतीय प्रतिभूति और
विनियामक बोर्ड जो आपका सेबी है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके तहत इसको अंतरिम मंजूरी दे दी गई है। तो ये आप कहीं ना कहीं इस कार्य को यहाँ पर परिसंपत्ति प्रबंधन व्यवसाय को कर सकता है इंडियन मार्केट में। बात करें सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की, कब इसकी स्थापना की गई है, तो सेबी को 1992 के एक एक्ट के तहत बनाया गया है। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। अगला देखते हैं, बैंक और बीमा के क्षेत्र में हाल ही में कुछ जो और सुविधाएं शुरू की गई हैं उसको देख लेते हैं। टाटा AIA ने व्हाट्सएप के माध्यम से उद्योग प्रथम प्रीमियम भुगतान की शुरुआत की। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ये कहीं भी पूछ सकता है आपसे क्योंकि पहला है। इसके अलावा देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक 365 दिन साल के 24/7 वीडियो बैंकिंग सेवा प्रदान करेगा और भारत में ऐसा करने वाला ये पहला बैंक है। अगला, डाक जीवन बीमा ने बिक्री कर्मचारियों के लिए प्रत्यक्ष प्रोत्साहन संवितरण यानी DID लॉन्च किया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फेडरल बैंक ने NRI महिलाओं के लिए, जो नॉन रेजिडेंट इंडियन महिलाएं हैं उनके लिए NRE ईव प्लस नाम से एक NR बचत खाते लॉन्च किए हैं। तो आपसे सीधे पूछेगा कि महिलाओं के लिए NRE ईव प्लस बचत खाता कौन से बैंक ने लॉन्च किया, तो फेडरल बैंक ने लॉन्च किया। ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर बताऊं क्यों, क्योंकि पहली महिला है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने परमिंदर चोपड़ा को अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है, जो कंपनी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बन गई हैं। तो इस पद तक पहुंचने वाली परमिंदर चोपड़ा जी पहली महिला बन गई हैं, जो कहीं ना कहीं एक महिला सशक्तिकरण की डायरेक्ट मिसाल है। इसके अलावा बैंक और बीमा क्षेत्र में कुछ हालिया नियुक्ति जो चर्चा में रही वो भी देख लेते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के नए MD, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आ सकता है आपका, तो R दोराईस्वामी जी। तो देखिए थोड़ा गलत हो गया, आईपे मिनी, ठीक है, यहां पर ये नहीं होगा, आईपे मिनी इनका नाम याद रखिएगा, आईपे मिनी की जगह ये लेंगे, आईपे मिनी। SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के MD और CEO अमित झिंगरन जी को नियुक्त किया गया है। एक्सिस बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष NS विश्वनाथन जी को बनाया गया है। SBI कार्ड और भुगतान सेवाओं के MD और CEO अभिजीत चक्रवर्ती, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, किसकी जगह, राम मोहन राव अमारा की जगह। इसके अलावा देखिए SBI के CFO चीफ फाइनेंस ऑफिसर किसको बनाया गया है, कामेश्वर कोंडवती जी को बनाया गया है। इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और ये तो देखिए जरूर आपसे पूछेगा, ये बहुत चर्चा में है लगातार, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, ये गिफ्ट सिटी में है आपका गुजरात में। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी, इसके अध्यक्ष बने हैं के राजा रमन जी, इंजेती श्रीनिवास जी की जगह। आगे, ये भी मैंने कल अपना टेलीग्राम ग्रुप में एक फोटो डाला था, आपने देखा होगा अगर। भारत के 5 युवाओं को 2023 का अंतरराष्ट्रीय युवा इको हीरो पुरस्कार प्राप्त करने के लिए दुनिया भर के 17 किशोर पर्यावरण कार्यकर्ताओं में नामित किया गया है, जिन्होंने दुनिया की सबसे गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने की पहल की है। तो नीचे मैंने इनके नाम भी डाले हैं, नाम भी याद रख लीजिएगा। जिन युवा पर्यावरण योद्धाओं को उनके प्रयासों के लिए अमेरिका स्थित गैर लाभकारी संगठन एक्शन फॉर नेचर द्वारा मान्यता दी गई है, वो कौन कौन है, ईहा दीक्षित, मान्या हर्ष, निर्वाण सोमानी, मन्नत कौर और कर्णव रस्तोगी जी। तो इन पांचों को जो अंतरराष्ट्रीय युवा इको हीरो पुरस्कार है इनको नामित किया गया है। नंबर भी आपसे पूछ सकता है, 5 लोग टोटल इसमें नामित हुए हैं, तो इसको याद रखिएगा। पर्यावरण से संबंधित एक और इंपॉर्टेंट अवार्ड अभी कौन सा चर्चा में था, गोल्डन पीकॉक अवार्ड। तो गोल्डन पीकॉक अवार्ड इस बार किसको दिया गया है, अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को अंतरराष्ट्रीय जो गोल्डन पीकॉक अवार्ड है एनवायरमेंट से संबंधित वो दिया गया है। आगे, इसके अलावा देखिए आपको पता है द्रौपदी मुर्मू जी अभी पश्चिम बंगाल में गई थी, वहां पर उन्होंने जो INS विंध्यागिरी है एक युद्धपोत का उद्घाटन किया था। उसके अलावा देखिए वो और भी काफी वजह से चर्चा में थी, तो वो मैंने 2 बार न्यूज कवर कर ली थी इसलिए मैंने डाली नहीं, तो मैंने उनसे संबंधित कुछ और फैक्ट्स यहाँ पर डाल दिए। राष्ट्रपति मुर्मू ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अनूठे फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज 2023 का उद्घाटन किया। तो आपसे देखिए ये भी पूछ सकता है कि फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज 2023 कहां पर हुआ, दिल्ली के प्रगति मैदान में, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इसका उद्घाटन किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने झारखंड उच्च न्यायालय के नए भवन का उद्घाटन किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बताता हूं क्यों, क्योंकि ये देखिए इस समय भारत में जितने हाई कोर्ट्स हैं, ये नई बिल्डिंग जो है उसमें सबसे बड़ी बिल्डिंग है इस समय हाई कोर्ट की। तो आपसे अगर पूछे हाई कोर्ट की वर्तमान में सबसे बड़ी बिल्डिंग किस हाई कोर्ट की है, तो झारखंड हाई कोर्ट की है। इसके अलावा झारखंड में एक और बहुत इंपॉर्टेंट था, एक पावर प्लांट है झारखंड के गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, गोड्डा पावर प्लांट, ये अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड का सुपर थर्मल पावर प्लांट है, लगभग 1600 मेगावाट का। तो देखिए ये पावर प्लांट जो है इसने अभी बांग्लादेश को आपका हम कह सकते हैं ट्रांसनेशनल बिजली सप्लाई करनी शुरू की है, तो काफी इंपॉर्टेंट है।
इसीलिए देखिए आपसे पूछ सकता है क्योंकि ट्रांसनेशनल प्रोजेक्ट है, अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट है। बांग्लादेश को इसने फुल बिजली सप्लाई करनी शुरू की है और ये फुल्ली ऑपरेशनल अब हो गया है, तो इसको जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने फिर बता दिया, 800 मेगावाट के इसमें स्टीम टरबाइन लगे हुए हैं, यानी 1600 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है, जो काफी बड़ा पावर प्लांट माना जाता है। आगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोच्चि में आईएनएस द्रोणाचार्य को राष्ट्रपति ध्वज प्रदान किया, यानी प्रेसिडेंट फ्लैग प्रदान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भोपाल में 7वें अंतरराष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का उद्घाटन किया, जो कि बौद्ध धर्म वगैरह से संबंधित है, क्योंकि धम्म आपने सुना होगा, बौद्ध धर्म के 3 रत्न क्या माने जाते हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। अगला, ये भी काफी चर्चा में कल थे, अदेर सुमरीवाला को विश्व एथलेटिक्स के 4 उपाध्यक्षों में से एक के रूप में चुना गया है, जो वैश्विक ट्रैक और फील्ड गवर्निंग बॉडी में किसी भी भारतीय द्वारा अब तक का सर्वोच्च पद है। तो विश्व एथलेटिक फेडरेशन जो होती है, वर्ल्ड एथलेटिक्स फेडरेशन, आदिले सुमेरीवाला जी को उसमें से 4 वाइस प्रेसिडेंट में से एक चुना गया है, और इस पद पर पहुंचने वाले ये अभी तक के भारत के पहले नागरिक हैं। अगला, असम सरकार ने मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी के नेतृत्व में अमृत वृक्ष आंदोलन के नाम से एक महत्वपूर्ण प्रयास शुरू किया है। सीधे पहला प्रश्न तो यही बनेगा, अमृत वृक्ष आंदोलन कौन से राज्य सरकार की पहल है? असम सरकार की पहल। इस पहल का लक्ष्य 1 करोड़ पौधे लगाकर राज्य में हरित और अधिक टिकाऊ वातावरण को बढ़ावा देना है। तो 1 करोड़ पौधे लगाने का इसमें टारगेट है, जो कहीं ना कहीं आपके पर्यावरण में हेल्प करेगा, वातावरण को आपके शुद्ध करेगा, जो लैंडस्लाइड्स वगैरह होते हैं वहां पर आपको रोकने की कोशिश करेगा, क्योंकि जो पेड़ों की जड़ें होती हैं वो मिट्टी को बांधे रखती हैं। असम में लगातार बाढ़ वगैरह भी बहुत आती है, जिससे मिट्टी का कटाव बहुत ज्यादा होता है। आगे चलते हैं, भारत की सबसे तेज महिला एथलीट और नेशनल 100 मीटर रिकॉर्ड धारक, तो नेशनल रिकॉर्ड 100 मीटर का जिनके नाम है दुती चंद जी, तो इनको देखिए कुछ जो प्रतिबंधित दवाएं होती हैं उनका सेवन करने में दोषी पाया गया है नाडा के द्वारा, यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा, और इन पर इसके कारण 4 साल का बैन लग गया है। अब ठीक है, 4 साल तक अब ये किसी प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाएंगी, जो कि बहुत बड़ा एक टाइम होता है, तो ऑलमोस्ट इनका करियर पर अब विराम लग सकता है। एक देखिए, ये बंदरगाह कल बहुत चर्चा में था, रूस के आर्कटिक क्षेत्र के साथ भारत का सहयोग बढ़ रहा है, जिसका प्रमाण मरमंस्क बंदरगाह पर माल ढुलाई के रूप में इसके महत्वपूर्ण योगदान से मिलता है। तो भारत और रूस के बीच में जो ट्रेड वगैरह है काफी बढ़ रहा है। जो मरमंस्क बंदरगाह है रूस का, वहां पर जो माल ढुलाई होती है उसमें भारत का इस बार जो शेयर था वो काफी ज्यादा बढ़ गया है, यानी इंडिया से आने वाला वहां पर जो सामान है उसकी जो हम कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी है बहुत बढ़ रही है, और उसका जो टनेज है वो भी बढ़ रहा है। यहाँ पर मुख्यतः कोयला वगैरह भारत एक्सपोर्ट करता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हमारे लिए न्यूज है। मरमंस्क बंदरगाह आपसे पूछेगा कहां पर है, तो ये रूस का बंदरगाह है। अगला, कन्याकुमारी जिले की मूल निवासी मैटी केले की किस्म को, ठीक है, तो कन्याकुमारी का मैटी केला है, हाल ही में भौगोलिक संकेतक या जीआई टैग प्रदान किया गया था। यह जीआई टैग 10 वर्षों के लिए वैध होता है, जिसके बाद इसे नवीनीकृत किया जा सकता है। तो कौन देता है ये? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत आपका जीआई गुड्स एंड रजिस्ट्री एक एक्ट है 1999 का, जो कि चेन्नई में एस्टेब्लिश एक बॉडी है, वो इसको प्रदान करती है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री वो इसको देता है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के भी मैंने आपको बताया था, बनारस के 4 प्रोडक्ट्स को हाल ही में दिया गया था। हमने जो प्रैक्टिस सेट कल किया है उसमें मैंने बताया था, एक सबसे इंपॉर्टेंट है बनारसी पान, इसके अलावा बनारसी लंगड़े आम को ये दिया गया है, बनारस के आदम चीनी चावल को भी ये दिया गया है। तो आदम चीनी चावल याद रखिएगा बनारस का है, जिसको भी आप याद कर लीजिए। मैंने आपको ऊपर गोवा का बता दिया, गोवा के आम को और बेबिंका वहां की जो एक स्वीट डिश है उसको भी जीआई टैग मिला है। तो 10 साल के लिए होता है, इसके बाद इसे आप रिन्यू कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कुछ मैपिंग से, जो मैंने एक नया सेक्शन कल से ऐड करना शुरू किया है। तो एक ये प्रश्न आया हुआ है, लोअर पीसीएस की परीक्षा में 2016 में निम्नलिखित में से किन देशों से भूमध्य रेखा होकर गुजरती है? तो भूमध्य रेखा आपका इक्वेटर होती है, जो 0 डिग्री हमारा अक्षांश है। आपको पता है 3 से 4 सर्कल हमारे ग्लोब में काफी फेमस हैं, तो मैंने वही आपके लिए पूरा ग्लोब एक लगाया। पहले इसको समझते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा किन किन देशों से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। तो ये देखिए, जो 0 डिग्री लाइन है ये इक्वेटर है, इसको द ग्रेट सर्कल बोला जाता है, क्योंकि हमारे ग्लोब को ये 2 हिस्सों में बांट देती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। जैसे जैसे हम 0 डिग्री से कहां पर 90 की तरफ चलते हैं, टेम्परेचर लगातार घटता जाता है। इसलिए देखिए, इन लाइनों को, जो ये इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है, इसके अलावा आर्कटिक सर्कल है 66.5 डिग्री का, इसको क्या बोला जाता है? इनको टेम्परेचर कोऑर्डिनेट्स बोला जाता है, या हम कह सकते हैं तापमान के निर्देशांक बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं, तापमान में आपकी गिरावट होने लगती है। ठीक है, एक पॉइंट आपका ये हो गया। कौन कौन सी सर्कल हमारे बहुत फेमस है? एक तो आपका इक्वेटर है 0 डिग्री, जिसको भूमध्य रेखा कहते हैं।
या विषुवत रेखा आप बोलते हैं। इसके बाद आता है हमारा 23.5 डिग्री का सर्कल उत्तरी गोलार्ध में, उसको क्या बोला जाता है, कर्क रेखा। और कर्क रेखा भारत को लगभग लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, हमने ये बात कर ली है। बात करें उसके बाद आता है उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक सर्कल जो 66.5 डिग्री पर है। मैंने कल जो क्वेश्चन डाला था उसमें आपको मैंने दिखा दिया था कि आर्कटिक सर्कल कहां कहां से होकर गुजरता है, जो हमने कल देखा था कि ग्रीनलैंड सबसे बड़ा आइलैंड है। अब बात करें अगर दक्षिणी गोलार्ध की, तो दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री की लाइन क्या कहलाती है, मकर रेखा। इसके बाद बात करें तो 66.5 डिग्री की लाइन दक्षिणी भारत में, दक्षिणी गोलार्ध में क्या कहलाती है, अंटार्कटिक सर्कल। तो इधर आर्कटिक सर्कल होता है, इधर अंटार्कटिक सर्कल होता है, और फिर आपका 90 पर साउथ पोल होता है, और 90 डिग्री नॉर्थ में क्या होता है, आपका नॉर्थ पोल होता है। अब अगर देखिए बात करें, ये वाला जो हमारा पूरा क्षेत्र होता है, ठीक है, ये वाला जो पूरा क्षेत्र है 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ तक का जो पूरा एरिया है, यहाँ पर सबसे ज्यादा सनलाइट हमारी पड़ती है। साल में एक बार इन सारी रेखाओं के बीच में सूर्य एक बार ओवरहेड जरूर होगा, सर के ऊपर जरूर होगा, इसलिए ये वाला जो एरिया है ये सबसे ज्यादा हीट रिसीव करता है पूरे ग्लोब में या पूरी पृथ्वी पर। तो इसीलिए इसको बोला जाता है इंग्लिश में टॉरिड जोन, TORRID, टॉरिड जोन। और इसीलिए देखिए यहाँ पर जो संवहनीय वर्षा होती है बहुत ज्यादा होती है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर पानी वाला एरिया भी बहुत ज्यादा है, ठीक है, ये देखेंगे पूरा आप, ये आपका अटलांटिक ओशन है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, ये साउथ अटलांटिक ओशन है, इधर आपका पैसिफिक ओशन हो गया, ठीक है, नॉर्थ पैसिफिक ओशन और साउथ पैसिफिक ओशन, इधर हिंद महासागर है। तो यहाँ पर वाटर बॉडीज भी बहुत है। पानी जब गर्म होता है तो उसका वाष्पीकरण होता है, फिर बादल बनते हैं और बारिश होती है। इसीलिए यहाँ पर जो कन्वेक्शनल रेनफॉल है, कन्वेक्शनल डाउनपोर बहुत ज्यादा होता है। और इसीलिए देखिए यहाँ पर क्या होता है, दुनिया में आप देखेंगे सबसे ज्यादा जो घने जंगल आपको मिलेंगे वो इसी क्षेत्र में मिलेंगे। अमेजोन के वर्षावन यहीं मिलेंगे, ठीक है, कॉन्गो रिवर बेसिन जो कॉन्गो के आपके रेन फॉरेस्ट हैं वो भी यहीं मिलेंगे। भारत के नॉर्थ ईस्ट में है वो भी इसी जोन में है। इसके अलावा इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा वाले आइलैंड पर जितने घने फॉरेस्ट हैं वो सब यहीं पे हैं, या जिनको आप वर्षावन बोलते हो, क्योंकि यहाँ पर वर्षा बहुत ज्यादा होती है और सनलाइट भी बहुत आती है, इसलिए पौधों सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाकर काफी ज्यादा घने जंगल आपको यहाँ मिलेंगे। तो इसीलिए ये एरिया फेमस है। अब बात करते हैं हमारे मेन प्रश्न की कि किन देशों से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। तो दुनिया के लगभग 13 देशों से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूं। ऑल द कंट्रीज दैट लाई अलोंग द इक्वेटर। तो सबसे पहले वेस्ट से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले है आपका कोलंबिया, फिर है इक्वेडोर, फिर है आपका ब्राजील, फिर आता है साउथ टॉम एंड प्रिंसिप, फिर गेबॉन, फिर रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और इधर फिर DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। अब जो प्रश्न देखिए यहां से बनता है कॉन्गो से, सबसे इंपॉर्टेंट, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। तो कौन सी नदी काटती है, कॉन्गो नदी। कॉन्गो बेसिन जो है वो, कॉन्गो नदी का बेसिन पूरा यहीं पड़ता है इक्वेटर के आसपास। तो कॉन्गो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा एक प्रश्न और क्या बनता है, कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार काटती है, जो यहां से होकर आपकी गुजरती है 23.5 डिग्री साउथ वाली लाइन, लिम्पोपो नदी। ठीक है, एक क्वेश्चन और बनता है, तो कौन सी नदी भारत की स्पेशली इंपॉर्टेंट है, भारत के रेस्पेक्ट में, कर्क रेखा को, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 23.5 डिग्री उत्तरी लाइन है जो इधर से होकर गुजरेगी आपकी, ठीक है, भारत को 2 भागों में बांटेगी लगभग बराबर। इसको कौन सी नदी आपकी 2 बार काटती है, तो जो माही नदी है भारत की वो इसको 2 बार काटती है, याद रखिएगा। ठीक है, तो तीनों मैंने बता दिए। इक्वेटर को 2 बार कौन काटता है, कॉन्गो नदी। मकर रेखा को 2 बार कौन काटता है, लिम्पोपो नदी। कर्क रेखा को 2 बार कौन काटता है, माही नदी। अब देखते हैं आगे देश कौन कौन से हैं। युगांडा है, कीनिया है, इसके बाद मालदीव्स है, इंडोनेशिया है, और फिर किरीबाती है, और यहाँ पर आपका सोमालिया है। तो टोटल आप देखेंगे 13 कंट्रीज हैं जो इक्वेटर के आसपास पड़ती हैं या इक्वेटर को काटती हैं, तो इसको याद रखिएगा। ऑप्शन में इन्होंने क्या दिया था, 3-4 कंट्री के ग्रुप दे दिए थे, कोलंबिया ऐसे करके नाम 4-4 नाम दिए थे, तो उसमें आप देख लीजिए, ये सारे आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो आई होप आपको मैप समझ में आ गया होगा, और जो मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताए आपको वो समझ में आ गए होंगे। आगे चलते हैं, अब हम देखते हैं जो प्रश्न उत्तर कल चर्चा में रहे। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट का पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया। अनक्लेम्ड डिपॉजिट मतलब बैंक में आपने खाता खोला लेकिन बैंक में पैसे पड़े हैं, उसका कुछ पता ही नहीं है, जिसने किसी को क्लेम ही नहीं किया, उसको बोला जाता है अनक्लेम्ड डिपॉजिट। तो इसके लिए उद्गम पोर्टल का उद्घाटन किया गया है। अब पूछेगा उद्गम पोर्टल किसने लॉन्च किया, तो RBI ने लॉन्च किया है। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय रेसलर कौन बनी है, तो प्रिया मलिक जी बनी है। कल मैंने करंट अफेयर्स में डिस्कस किया था। कितने भारतीय युवाओं को इंटरनेशनल यंग इको अवार्ड 2023 के लिए नामित किया गया है, तो 5 लोगों को नाम भी मैंने आपको ऊपर दिखा दिए। अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं, तो
महिला बनी है दूसरी प्रिया मलिक जी, मोहित कुमार जी बने हैं चौथे रेसलर। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने नाविकों और मछुआरों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? समुद्र ऐप लॉन्च किया है। भारत के पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो अश्विनी वैष्णव जी ने कल इसका उद्घाटन किया बेंगलुरु में। अपने YouTube के कम्युनिटी पोस्ट में मैंने इसका बाकायदा फोटो और पूरा डिटेल में पोस्ट डाली थी। किस भारतीय धाविका को डोपिंग के चलते 4 साल के लिए बैन किया गया है? तो दूती चंद जी को। यूक्रेन में संघर्ष के चलते गलत जानकारी देने के लिए रूसी अदालत ने गूगल पर कितने मिलियन रूबल का जुर्माना लगाया है? तो 3 मिलियन रूबल का जुर्माना गूगल के ऊपर लगाया गया। आपसे देखिए सीधे पूछ सकता है कि हाल ही में गूगल पर कौन सी कंट्री ने जुर्माना लगाया है 3 मिलियन रूबल का? तो रूस ने लगाया है। भारतीय स्टेट बैंक ने चालू वित्त वर्ष में देश भर में कितनी नई शाखाएं खोलने की योजना बना रहा है? तो 300 शाखाएं खोलने की स्टेट बैंक योजना बना रहा है। स्टेट बैंक के बारे में हमने पूरी बात कर ली थी। पहले इसको इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना था। उसके बाद 1955 में जब भारत आजाद हुआ उसके बाद इसका नाम बदलकर स्टेट बैंक कर दिया गया। उसके बाद 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है और फिर 1980 में फिर से आपका राष्ट्रीयकरण हुआ है 6 बैंकों का। इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, तो यही सारे फैक्ट्स आपके इससे संबंधित थे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। ऐसे ही अगर सेशन आपको पसंद आता हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसका पीडीएफ कल आपको मॉर्निंग में 10-11 बजे तक पूरे वीक का मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप मेरा ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।